फ्रेंड, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। विद्यालय भवन के प्रमुख आकार में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ई, बी है जेड, सी है टी और डी है वाई। तो विद्यालय भवन के जो प्रमुख आकार हैं उसमें है आई, ई, एच, यू, टी, एल और वाई। इतने प्रकार होते हैं, इतने आकार होते हैं विद्यालय भवन के, आई, ई, एच, यू, टी, एल, वाई। ठीक, तो इसमें से जो फेमस आकार है, जो व्यवहारिक आकार है सबसे अधिक, वह ई है। जेड विद्यालय का, ठीक है, जो एक आकार आपको इसमें दिया गया है वह विद्यालय का आकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। जेड विद्यालय का आकार नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छात्रों के लिए छात्रावास की प्रमुख उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर ए है सामूहिक जीवन जीने की कला विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी है भावी जीवन के लिए सहयोग व साहचर्य स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी है आत्मनिर्भरता के साथ जीवन व्यतीत करना। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, अगर छात्रों के लिए छात्रावास की उपयोगिता के बारे में पूछ रहा है तो दोस्तों, विद्यार्थी भावी जीवन के लिए सहयोग सीख सकते हैं, साहचर्य सीख सकते हैं, आत्मनिर्भरता भी सीख सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समाज का लघु रूप किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है परिवार, बी परिवेश, सी विद्यालय, डी माता पिता। तो समाज का लघु रूप हम दोस्तों विद्यालय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। समाज का लघु रूप किसे कहा जाता है? विद्यालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण जिसे व्यक्ति की क्षमता परीक्षण के बाद प्रदान किया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है मानवीय संसाधन प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय प्रबंधन, सी है सामाजिक प्रबंधन और डी है नैतिक प्रबंधन। तो दोस्तों, उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण, ठीक है, जिसे व्यक्ति की क्षमता परीक्षण के बाद प्रदान किया जाता है, उसे हम कहते हैं मानवीय संसाधन प्रबंधन। क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन प्रबंधन। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मानवीय संसाधन प्रबंधन से सीधा सा तात्पर्य यही होता है कि उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण। ठीक, उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानाध्यापक, बी है छात्र एवं समुदाय, सी है अध्यापक, डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंग जो होते हैं वह प्रधानाध्यापक भी होता है, अध्यापक भी होता है, छात्र एवं समुदाय में भी होता है। समुदाय में दोस्तों आते हैं ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अधिगम का आधार होता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण सूत्र, ऑप्शन नंबर बी है विषय वस्तु, सी है शिक्षण विधि और डी है अच्छा शिक्षक। तो दोस्तों, अधिगम का जो आधार होता है वह होता है विषय वस्तु। क्या होता है? विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अधिगम का जो आधार होता है वह विषय वस्तु होती है, क्योंकि अधिगम का आधार विषय वस्तु या मानव द्वारा अंतःक्षेप है। क्या है? अंतःहस्तक्षेप है। ठीक है, तो आपका सफल अधिगम में विषय वस्तु और अधिगम क्रियाकलापों की अभिकल्पना जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। फिर से सुन लीजिए, सफल अधिगम में विषय वस्तु और अधिगम क्रियाकलापों की अभिकल्पना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा छोटे बच्चों के विकास के लिए उपर्युक्त सिद्धांत कौन है? छोटे बच्चों के विकास के लिए उपर्युक्त सिद्धांत कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रगामी और व्यक्तिकृत, ऑप्शन नंबर बी सक्रिय और सुगत, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्य समूह के लिए प्रासंगिक और ऑप्शन नंबर डी है
उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जो छोटे बच्चों के लिए सिद्धांत हैं वो कुछ सिद्धांत मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए। सरल, स्पष्ट और मूर्त डिजाइन, अधिगम निर्देशन, तीसरा है प्रगामी और व्यक्तिकृत, चौथा है लक्ष्य समूह के लिए प्रासंगिक, पांचवा है एकीकृत क्रियाकलाप, छठा है सक्रिय और सुखद, सातवां है अनेक विकल्पों सहित अन्वेषण। ठीक है, तो छोटे बच्चों के विकास के लिए आप देखेंगे हमने आपसे कहा है प्रकृत, प्रगामी और व्यक्तिकृत, यह भी उसमें आ गया, सक्रिय और सुखद यह भी आ गया, लक्ष्य समूह के लिए प्रासंगिक यह भी आ गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, जब मैं ऑफलाइन क्लास दोस्तों लूंगा तो इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि विद्यालय अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 6, सी 8 और डी 12। तो विद्यालय अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब कौन कौन से हैं यह भी जान लीजिए, लिख लेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य अभिलेख, दूसरा है अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, तीसरा है विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख, चौथा है उपकरण संबंधी अभिलेख, पांचवा है सांख्यिकीय आंकड़ा अभिलेख और छठवां है वित्तीय संबंधी अभिलेख। ठीक है, तो यह 6 प्रकार के विद्यालयी अभिलेख होते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालय उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए है अभिभावक के प्रति, बी प्रबंध समिति के प्रति, सी समुदाय के प्रति और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि विद्यालय है कैसी संस्था। यह एक सामाजिक संस्था है। कैसी संस्था है? विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, जो किसके किसके प्रति उत्तरदायी है? अभिभावकों के प्रति, लिखते रहेंगे, प्रबंध समिति के प्रति, शिक्षा विभाग के प्रति, समुदाय एवं विद्यार्थियों के प्रति। ठीक है, तो इतने लोगों के प्रति उत्तरदायी है। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो अभिभावक के प्रति भी उत्तरदायी, प्रबंध समिति के प्रति, समुदाय के प्रति। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय का दर्पण किसे कहा जाता है। विद्यालय का दर्पण किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दैनंदिनी, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक, सी है छात्र और डी है स्कूल प्रांगण। तो विद्यालय का दर्पण हम किसे कहते हैं दोस्तों? दैनंदिनी को। किसको कहते हैं? दैनंदिनी को कहते हैं। तो दैनंदिनी, ठीक है, दैनंदिनी है क्या दोस्तों? इसमें पूरे वर्ष का कार्यक्रम दिया होता है। दैनंदिनी में क्या दिया होता है दोस्तों? पूरे वर्ष का कार्यक्रम दिया होता है दैनंदिनी में। ठीक है, इसमें जो है पाठ्य सामग्री दी हुई होती है, उसके उद्देश्य दिए होते हैं, शिक्षण विधियां दी हुई होती हैं, गृह कार्य आदि का विवरण दिया होता है। ठीक है, तो यह है दैनंदिनी। ठीक है, विद्यालय दैनंदिनी, ठीक है, विद्यालय का दर्पण कहलाता है। चलिए, इसको हम विद्यालय का प्रतीक चिन्ह या फिर आदर्श वाक्य इस पे छपा होता है। ठीक है, और इस पे विद्यालय का प्रतीक चिन्ह और आदर्श वाक्य अर्थात मोटो छपा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अध्यापक दैनंदिनी का किस विषय वस्तु में महत्व होता है। अभी हमने आपको इसके पहले बताया अध्यापक दैनंदिनी का किस विषय वस्तु में महत्व होता है। तो अध्यापक दैनंदिनी दोस्तों यह अनुदेशात्मक क्रियाओं की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। क्या? अनुदेशात्मक क्रियाओं की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। कौन? अध्यापक दैनंदिनी। और इसमें होता क्या है? पाठ्य सामग्री होती है, उसके उद्देश्य होते हैं, शिक्षण विधियां होती हैं, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो पाठ्य सामग्री यह भी है, शिक्षण विधि यह भी है, गृह कार्य वितरण यह भी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि अध्यापक दैनंदिनी का किस विषय वस्तु में महत्व है, इन तीनों में है। अगला क्वेश्चन कह रहा विज्ञान की प्रयोगशाला में क्या क्या होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लेंस, बी प्रिज्म, सी गैल्वेनोमीटर, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों भौतिक विज्ञान की अगर प्रयोगशाला है तो भौतिक से संबंधित, रसायन विज्ञान की अगर प्रयोगशाला है तो उसमें सूक्ष्मदर्शी वगैरह रहेंगे। ठीक है, और अगर भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला है तो उसमें लेंस भी रहेगा, दर्पण भी रहेगा, वोल्टमीटर भी रहेगा, गैल्वेनोमीटर भी रहेगा, वर्नियर कैलिपर्स रहेगा, वोल्टमीटर रहेगा। ठीक है, तो यह
आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय जीवन में विद्यार्थी के सभी पहलुओं की अभिवृद्धि तथा विकास का अभिलेख किसे कहा जाता है? आप फिर से क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों कि विद्यालय जीवन में विद्यार्थी के सभी पहलुओं की अभिवृद्धि तथा विकास का अभिलेख किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दैनंदिनी, बी प्रोफाइल, सी अभिलेख, डी प्रयोगशाला। दोस्तों क्या कहा जाएगा? प्रोफाइल। क्या कहा जाएगा उसको? प्रोफाइल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल दोस्तों यह किसी भी विद्यार्थी के बहुआयामी विकास का दर्पण है। क्या है? बहुआयामी विकास का दर्पण है। और प्रोफाइल विद्यालय जीवन में विद्यार्थी के सभी पहलुओं की अभिवृद्धि तथा विकास का अभिलेख है यह। ठीक, और इसे हम बहुआयामी विकास दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समय सारणी का क्या महत्व है? समय सारणी का क्या महत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है समय और ऊर्जा की बर्बादी को दूर करता है, बी है दोहरापन और परस्पर व्याप्ति को दूर करता है, सी है प्रत्येक विषय और कार्य कलाप पर ध्यान देना सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों अगर समय सारणी की हम बात करें तो फिलहाल तो यह तीनों सही है, यह तीन के तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लेकिन कुछ और भी है कि समय सारणी का जो महत्व है स्कूल की दक्षता में योगदान देता है। ठीक, स्कूल में अनुशासन कायम करने में सहायता प्रदान करता है समय सारणी, अध्यापक की अनुपस्थिति में कार्य का आवंटन करता है, नैतिक मूल्यों और अन्य अच्छी आदतों का विकास करता है, स्कूल जीवन में व्यवस्था ले आता है, सभी अध्यापकों में कार्य के समान वितरण को सुनिश्चित करता है और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल कार्य के समायोजन में सहायता भी करता है। तो इतने सारे महत्व इसके हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ और भी हैं, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय में पाठ्य सहगामी कार्यकलापों के आयोजन में अध्यापक की भूमिका क्या है? विद्यालय में पाठ्य सहगामी कार्यकलापों के आयोजन में अध्यापक की भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पथ प्रदर्शक के रूप में, बी निदेशक के रूप में, सी उपबोधक के रूप में, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों विद्यालय में पाठ्य सहगामी कार्यकलापों के आयोजन में अध्यापक की भूमिका तीनों है, पथ प्रदर्शक के रूप में भी है, निदेशक के रूप में भी है, उपबोधक के रूप में भी है। लेकिन इसके अलावा भी और है, जैसे अगर हम पाठ्य सहगामी कार्यकलापों के आयोजन में अध्यापक की भूमिका की चर्चा करें तो लिख लीजिए दोस्तों, नियोजक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, प्रवर्तक के रूप में, निदेशक के रूप में, आयोजक के रूप में, रिकॉर्डकर्ता के रूप में, मूल्यांकनकर्ता के रूप में, प्रबंधक के रूप में, निर्णायक के रूप में, उपबोधक के रूप में, अभिप्रेरक के रूप में, संप्रेषक के रूप में और समन्वयक के रूप में हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली क्लास फिर जीवन कौशल से कुछ और प्रश्नों की रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।